चाइना ने वर्षों से जिस चीज पर राज किया था, अब उस पर भारत और यूरोप सबसे बड़ा वार कर रहे हैं। जानेंगे, ये भारत के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है और एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि ईरान की लड़ाई में चाइना उलझता जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत तुरंत से आक्रामक क्यों नहीं हो जाता है, तुरंत से जाकर एक्शन क्यों नहीं ले लेता है, चाहे ईरान की लड़ाई हो या बांग्लादेश का मामला हो। तो यहाँ भारत का टारगेट कुछ और है और उस टारगेट को भारत पाना चाहता है। ठीक वही फॉर्मूला भारत भी लगा रहा है, लेकिन थोड़ा अंतर है, जो फॉर्मूला देन जाओपिंग ने लगाया था। अभी ये देखने को मिल रहा है कि ईरान की लड़ाई में कहीं ना कहीं चाइना भी घसीटा जा रहा है। चाइना का रोल तो अपना है ही, और विक्टर गाओ ये जो इंसान है, ये इंसान कई बार कई बयान देता है, बड़ा ही चर्चा में आ जाता है। और इन्होंने हाल ही में कहा है कि चाइना इतिहास के राइट साइड में खड़ा है और चाइना सही कर रहा है। अब अमेरिका का आरोप है कि चाइना ईरान की मदद कर रहा है। इनके मिनिस्टर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये कई बार पहले भी कह चुके हैं और अब ये खुलकर कहने लगे हैं। जरा सा इनकी बातों को सुनिए। स्कॉट बेसेंट, My counterpart, the vice premier, and I have discussed it. And you know, the New York Times story, like the New York Times, is always ridiculous. China always seeks an advantage. They seek an advantage in everything. You know, they seek an advantage in the seating chart. So you know, this isn't unusual. And you know, let's see if you know China. Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the strait. You said that twice now. Do you expect Beijing and President Xi to do something with regard to Iran? Again, all I will say is Iran is the largest state sponsor of terrorism, and China has been buying 90% of their energy, so they are funding the largest state sponsor of terrorism. But more importantly, Iran, the threat of attacks from Iran has closed the strait. We are reopening it, so I would urge the Chinese to join us in supporting this international operation. You know, there are things moving through the UN that China and Russia have blocked. खुलेआम कह रहे हैं, और ये 4 मई की वीडियो है जिसमें चाइना के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि चाइना मदद कर रहा है। अब इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि ईरान का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका ईरान के मामले को सुलझाने के लिए यूएन में ले जाना चाहता है, और यूएन में रूस और चाइना यहाँ बैठे हैं वीटो करने के लिए। यानी कि अमेरिका किसी तरीके से अब इस युद्ध से निकलना चाहता है, लेकिन चाइना और रूस उसे किसी भी तरीके से निकलने नहीं दे रहे हैं। अब इसका अंत क्या होगा? अंत हो सकता है बड़ा भयानक हो, लेकिन एक सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज हुई कि पहली बार चाइना के जहाज पर हमला हुआ। चाइना के जहाज पर अब तक हमला नहीं हुआ था, लेकिन चाइनीज जहाज पर हमला हुआ, और इस हमले के बाद ये कहा जाने लगा कि ईरान ने भी कुछ जगहों पर हमला किया है, तो अमेरिका ने भी कुछ जगहों पर हमला किया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआती दौर में ये कहा था कि ये कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, हल्की फुल्की झड़प है, अभी भी युद्ध विराम जारी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर इनका एक वीडियो आया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. इस वीडियो में इन्होंने कहा, अगर जल्दी से एग्रीमेंट नहीं होता है तो फिर ईरान के आसमान में एक बड़ा सा धमाका देखने को मिलेगा। अब इसके बाद लोगों के मन में संदेह होना शुरू हो गया है कि क्या ये मामला बहुत आगे बढ़ेगा। ईरान और अमेरिका के इस मामले के बीच में चाइना तो फंसता हुआ नजर आ ही रहा है, लेकिन भारत इन सब मामलों में दूरी बनाते हुए एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, जो भारत के लिए इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो देखने को मिल ही रहा है कि ईरान के युद्ध ने दुनिया को एक चीज समझा दिया है कि अगर तेल पर बहुत ज्यादा आश्रित रहोगे तो फिर तुम्हारा बुरा हाल होगा। हर किसी को तेल मिलेगा नहीं, और हर देश अब कुछ समय बाद ऐसी ही रणनीतियां अपनाएंगे, जिसको जहां पे मौका मिलेगा
स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में अब कहाँ जाना चाहिए? बिजली के उन स्रोतों के ऊपर, एनर्जी के उन स्रोतों के ऊपर जिस पर इस तरीके के बंधन न। और सोलर एनर्जी के बाद एक सेक्टर है ईवी का सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर, ईवी बैटरी का सिस्टम। अब चीन पर निर्भरता कम करने के लिए देश ईवी बैटरी के तरफ भाग रहे हैं। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत में एक बड़ा दांव खेला जा रहा है टाटा ग्रुप और JSW ग्रुप। अब ये चीन पर निर्भरता कम करने के लिए खुद की ईवी बैटरी टेक्नोलॉजी विकसित करने में लगभग $1 बिलियन का निवेश कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा फोकस है ईवी बैटरियों पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सबसे महंगी और महत्वपूर्ण चीज होती है बैटरी। अभी भारत काफी हद तक चीन की कंपनियों जैसे कैटल और BYD पर निर्भर है। चीन का दुनिया भर में ईवी बैटरी बाजार में एक बड़ा दबदबा है। लेकिन अब टाटा की बैटरी कंपनी अगरतास ये बेंगलुरु में एक बड़ा R&D सेंटर बना रही है। टाटा लगभग $400 मिलियन निवेश कर रही है। वहीं JSW महाराष्ट्र में ईवी और सॉफ्टवेयर रिसर्च हब बनाएगी, जिसमें $500 मिलियन से ज्यादा खर्च होंगे। ये कंपनियां खास तौर पर 2 तरह की बैटरी टेक्नोलॉजी पर काम करेगी, LFP यानी कि लिथियम आयन वाली और दूसरी लिथियम मैग्नीज वाली। इन बैटरियों की खासियत ये है कि ये ज्यादा सुरक्षित होंगे, सस्ती होंगे, लंबी लाइफ होंगी। चूंकि इसमें कोबाल्ट और निकेल जैसी महंगी चीजें कम लगती हैं, इसलिए माना जा रहा है कि इन बैटरियों को भारत जल्दी बना सकता है। अगर चीन एक्सपोर्ट का बंधन लगाता है तो दिक्कतें हैं, भारत के लिए थोड़ी मुश्किल होगी और इसको लेकर अब भारत अलग से रास्ते ढूंढ रहा है। अभी आपने डॉक्टर एस जयशंकर को देखा, वो अफ्रीका पहुंचे थे और अफ्रीका जैसे देशों के साथ गठबंधन बनाया था। अभी सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है, बल्कि इस मामले में भारत की बहुत बड़ी मदद यूरोप भी करने जा रहा है। सबसे पहली बात यह है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च कर दिया तो यही काफी नहीं है, इसके लिए चार्जिंग स्टेशन बनाना बहुत जरूरी है। और अगर सिर्फ चार्जिंग स्टेशन ही बना लिया तो भी ये काफी नहीं है, पुरानी बैटरियों को रिसाइकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए भारत और यूरोपीय यूनियन ने मिलकर ईवी बैटरी रिसाइकलिंग का एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत और यूरोपीय यूनियन ने लगभग 15.2 मिलियन यूरो यानी 169 करोड़ का ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसका मकसद है पुरानी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी से लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट जैसे कीमती मिनरल्स निकालना, चाइना पर रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी कम करना और सर्कुलर इकोनॉमी बनाना, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म चलने लायक बनाना। इसे ऐसे समझिए, अगर लाखों इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़क पर आएंगे, कुछ साल बाद उनकी बैटरियां भी खराब होंगी और अगर रिसाइकल सिस्टम नहीं हुआ तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, मिनरल शॉर्टेज होगी और इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी। इसलिए अब फोकस सिर्फ चार्जिंग पर नहीं है, बल्कि पूरी बैटरी लाइफ साइकिल पर है और इसमें यूरोपीय यूनियन भारत की बड़ी मदद करने वाला है। ये मिनरल सिक्योरिटी से लेकर ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप तक है और ये समझ लीजिए कि चाइना के सप्लाई चेन को बैलेंस करने के लिए ये गठबंधन बहुत ज्यादा जरूरी था। खैर, भारत के लिए ये फायदे की बात है, आने वाले समय में तेल पे निर्भरता कम होगी और ऐसी चीजों पर ज्यादा भारत फोकस करेगा जहां तेल की जरूरत कम हो। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।